तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, आपने तकरीरें सुनी, इमरान खान साफ उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन मेरे मुल्क के दायरे कमजोर ना हो, इसलिए मैं वो बातें यहां नहीं कहूंगा। लेकिन आपने देखा कि हकीकी आजादी मार्च जो है इमरान खान का वो शुरू हो गया, बड़े जोर शोर के साथ शुरू हुआ है। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, जरा उनका मैं परिचय करवा दूं। मेरे साथ दीपक वोरा साहब स्टूडियो में मौजूद है, फॉर्मर डिप्लोमेट है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। अब्दुल समद याकूब है, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। और आरजू काजमी है, जाना पहचाना चेहरा है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अब्दुल समद आपके पास आना चाहूंगा मैं। सर अभी हमने इमरान खान साहब को सुना, उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन मैं खामोश हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के दायरे कमजोर हों। क्या कहना चाह रहे हैं? वो जो कहना चाह रहे हैं दीपक वोरा साहब जो है वो अक्सर आपकी स्क्रीन पे पहले से ही कह देते हैं तो अच्छा नहीं, देखें वैसे प्योरली हमारा पॉलिटिकल कल्चर या हमारे जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, या अगर आप पास में उठा के देख लें, जहाँ पे 4 बार मार्शल लॉ आया हो या जहाँ पे फौज की एक इन्वॉल्वमेंट रही हो, उससे तो डिनाई नहीं किया जा सकता, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो नजर आती है। और इसका एतराफ़ जो है वो खान साहब ने भी एडमिट किया है कि किस तरीके से बिल जब पास कराने होते थे तो किस तरीके से जो है हमें एजेंसीज की सपोर्ट चाहिए होती थी या किस तरीके से वो सपोर्ट करते थे। ये वो सीक्रेट्स हैं जो सीक्रेट्स नहीं रहे, जो एक ओपन सीक्रेट है। अब ये प्योरली हो तो इंटरनल मैटर जाता है, पाकिस्तान का एक इंटरनल मैटर है, इंटरनल पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स में आपको पता है कि जलसों के ऊपर किस तरीके से इल्जामात भी लगते रहते हैं। लेकिन जो अनप्रेसिडेंटेड था वो DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, नो डाउट कि उनको सामने आना पड़ा और उनको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और जब आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप इस बात के लिए तैयार रहा करें कि आपको रिएक्शन आएगा, रिस्पॉन्ड। फिर अगर आप पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स होंगे तो फिर वो बैकलैश भी आ सकता है, वो रिएक्शन भी आ सकता है। और जिस तरीके से खान साहब ने आज उनको एड्रेस करके उनका नाम लेके, तो मेरा ये ख्याल है कि हमें शायद ये पॉलिटिकल कल्चर जो है किसी करेक्शन की तरफ जा रहा है, मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है जी। अब। चलिए, अब्दुल समद साहब ने, दीपक वोरा साहब जो बातें कही हैं, उन्होंने तो कहा कि आप सब जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत से आज उन्होंने, अभी हमने देखा एक तरह से ऐलान किया, उन्होंने कहा कि मैं ISI की पोल खोल दूंगा और आवाम ये तय करेगी कि क़यादत कौन करेगा, कोई चाइना कोई अमेरिका हमें रूल नहीं कर सकता। और मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने ये भी कहीं कहा था किसी तकरीर में कि हमारा सच्चा दोस्त कौन है, शी जिनपिंग। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। ये आपने मुझसे पूछा? जी जी। आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल इंडिया टीवी पर शरीक होने का। आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स। थैंक यू कि आपने बुलाया है। और जो हमारे पाकिस्तान के मेहमान हैं, मैं शुरू में ही आपसे माफ़ी चाहता हूं अगर मैं सच बोलूं आपको कड़वा लगे, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, मुंडका उपनिषद की, सच की हमेशा जीत होती है। इस समय जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ देश की राजधानी में बैठे हुए, ये एक डिसग्रेसफुल सर्कस चल रही है पाकिस्तान में। गाली गलौच, सिविल डिस्कोर्स खत्म हो चुका है। और मैं बताऊं सर कि ये लगता है कि 3rd ग्रेड पॉट बॉयलर है, उसमें सेक्स भी है, उसमें हिंसा भी है, उसमें कत्ल भी है, कीनिया में किसी का हुआ है, उसमें धोखा भी हमको नजर आ रहा है। रिंग मास्टर इस सर्कस के मिलिट्री और उसके अमेरिकन जो पेट्रन्स हैं वो बैठे हुए हैं रिंग साइड में कि कब हमको मौका मिले हम अंदर जाएं। अब जब ये प्रधानमंत्री साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो क्रिकेट खिलाड़ी थे, इनको इनके दफ्तर से निकाला गया, तो ये कहते थे कि जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर के घर में बैठा हुआ हूं तो मैं किसी को कोई खतरा नहीं हूं, लेकिन अगर मैं सड़क पे उतर आया तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, मैं बहुत खतरनाक बन जाऊंगा। आई डोंट नो ये चीजें क्या। फाइनली सर, ये अभी बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की। सर, लॉन्ग मार्च माओ डिंग डोंग ने की थी जब वो भाग रहा था KMT से। उन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं की थी कि जाके मुकाबला करे किसी का। लॉन्ग मार्च को लोग बहुत गलत समझते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सर आप वेपनाइज ना करें। आपने ये कह दिया कि मैंने जिहाद डिक्लेयर कर दिया सरकार के अगेंस्ट। ये कहां पे आप जा रहे हैं सर? प्लीज लेट अस बी सिविलाइज्ड। ठीक। आरजू, मैं ISI की पोल खोल दूंगा, एक तरह से वो धमका रहे हैं और DG को सीधे सीधे धमका रहे हैं, और सड़क पे तो उतर ही आए हैं। जो उन्होंने कहा था कि मैं सड़क से मार्च करूंगा, अब ये हकीकी आजादी मार्च उन्होंने शुरू किया है।
जी बिल्कुल, आजकल यही हो रहा है कि सब अपने अपने घर से वो जैसे कहते हैं ना कि हांडी ला के और सड़क पे फोड़नी शुरू कर दी है। और पहले जो है वो DGIS आए और DGIS-PR ने किया, अब इमरान खान भी वही कर रहे हैं। और अगर उनका ये कहना है कि वो हकीकी आज़ादी लाना चाहते हैं और पब्लिक वोट से आना चाहते हैं, तो पब्लिक वोट से यहाँ पे कौन आया है? भुट्टो से लेकर इमरान खान, बल्कि अभी शहबाज शरीफ तक, सब एस्टेब्लिशमेंट के पैदा किए हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए हैं, फौज के बिठाए हुए हैं। और जब वो चाहेंगे इनको हटना भी पड़ेगा। उस पे अगर इन्होंने कुछ हिस्सा फौज का अपने साथ मिला लिया है अगर इमरान खान ने, तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। उसमें सिर्फ ये हो रहा है कि खान साहब को अरेस्ट नहीं किया जा रहा, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि ये लोग इस वक्त, इनमें से कोई भी हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, सिर्फ PTI की बात नहीं है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई भी इस वक्त मुल्क की तरफ नहीं देख रहा। मुल्क का मजाक बना रहे हैं ये सब मिलकर, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त मौजूद हैं। और साथ ही साथ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो और उस पर तड़का लगा रही है। तो यहाँ पे ये लोग सिर्फ अपना सोच रहे हैं, अपनी कमाई सोच रहे हैं, अपनी करप्शन सोच रहे हैं, अपनी सीट सोच रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त कोई भी नहीं सोच रहा, क्योंकि इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर पाकिस्तान का इससे भी बुरा हाल हो गया तो ये सब लोग अपने सीट पकड़ेंगे और प्लेन में और भाग जाएंगे। इनको कोई ना रोक सकता है, ना कोई ने बिठा सकता है। तो ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब्दुल समद साहब, इससे पहले कि मैं हामिद खान साहब के पास जाऊं, जरा आप आरजू को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुल्क की किसी को परवाह नहीं है। नहीं, अब इस वक्त के जो हालात हुए हैं, अगर पोलराइजेशन देख लें या जिस तरह का टेम्परेचर पॉलिटिकल इस वक्त हुआ है, जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जितना इकोनॉमिक क्राइसिस में है, तो सबसे बिल्कुल इत्तेफाक करना पड़ेगा कि ये दो शख्सियात की, ये बेसिकली इंडिविजुअल्स की एक ईगो की लड़ाई है। ये कोई इदारों का टकराव नहीं है, ये किसी ऐसी चीज का नहीं है। बट यहाँ पे कभी अपॉइंटमेंट की बात होती है, कभी तो मेरे ख्याल में इस वक्त इख्तलाफ करना बनता नहीं आरजू से, इस वक्त इत्तेफाक ही करूंगा। हामिद खान साहब, जरा आपको चर्चा में लाना चाहेंगे। देखिए, फौज अभी तक पूरी तरह से पाकिस्तान को कंट्रोल करती है, किसी से बात छिपी हुई नहीं है। वो ये कह रहे हैं, इमरान खान, अभी उन्होंने तकरीर की, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें ताकतवर फौज चाहिए। देखें पंकज, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ऑफ प्रोग्राम से हट के दीपक वोहरा साहब को खुश आमदीद भी कहता हूं, और एक बात ये कहूंगा कि जब सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो खुदारा कश्मीर और उसके ऊपर भी सच बोले, बड़ा आपका धन्यवाद होगा। थैंक यू। अच्छा, अब जरा टॉपिक पे आ जाएं आप। हाँ, मैं टॉपिक पे अब मेरी मजबूरी है, उन्होंने मुझे कहा। अच्छा, देखें, बात ये है कि व्हाट इज हैपनिंग इज वेरी ट्रेजिक, बहुत गलत है। और मैं अब्दुल समद याकूब साहब से पूरी तरह सहमत हूं कि वो जो ये कह रहे हैं कि ये वाकई ही शख्सियात का टकराव है, ईगोज का मामला बन गया है, और इस तरह नहीं होना चाहिए था जो हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और मैं इसको पॉजिटिव इस तरह ले रहा हूं कि अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल आया तो यकीन करें कि पाकिस्तान हमेशा के लिए एक डिफरेंट पाकिस्तान नजर आएगा। देखें, हमारे पाकिस्तान के बनने के बाद के 2 से 3 फेजेस हैं। एक पाकिस्तान का स्ट्रगलिंग फेज है, जो पाकिस्तान ने 1965 के बाद से ऑनवर्ड 71 का हमने ट्रेजेडी देखी, हमारा भाई हमसे जुदा हो गया। और उसके बाद फिर 80s में हमने जो अफगानिस्तान वॉर की वजह से जो हमने नुकसान उठाया, और फिर उसके बाद हमने जो 9/11 के बाद अमेरिका का साथ देकर उसका नुकसान उठाया। आज पाकिस्तान ऐसी जगह पर खड़ा है कि अगर इमरान खान या कोई भी लीडर, मैं किसी शख्सियत की बात नहीं करूंगा, अगर कोई भी लीडर ये बात करता है कि पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए इदारों को और इदारे उससे मजीद मजबूत होंगे, तो इससे अच्छी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि खुद फौज के अंदर, ISI के अंदर, सब जगह पर एक बात पर कंसेंसस अब हो गया हुआ है कि शख्सियात के तसादुम में नहीं जो है इदारों को घुसना चाहिए। और आप आइंदा देखेंगे कि इसी वजह से एक तरह से ये DGISI को खुद आना पड़ा कि इनको वो एक्सपोज हो रहे थे। तो मेरा ख्याल ये है कि जरूर है, लेकिन ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छा है। इंशाल्लाह
अगर कोई ब्लड शेड नहीं हुआ तो जो इससे तब्दीली आएगी वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को फ्यूचर के लिए बहुत मजबूत। चलिए, थोड़ी जुदा बात, थोड़ी अलग बात आपने कही है। इसमें आरजू कितना इत्तेफाक रखती है, दीपक वोरा साहब कितना इत्तेफाक रखते हैं, अब्दुल समद साहब कितना इत्तेफाक रखते हैं, उनसे मैं बात करूंगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान खान को पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों ने कानून तोड़ा तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का साफ डायरेक्शंस है, आदेश है, कानून का पालन करना होगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो शहबाज शरीफ सरकार एक्शन लेगी। तो सीधे सीधे ये धमकी इमरान खान को मिल गई है। दीपक वोरा साहब, जो कंसर्न है वो यही है कि 380 किलोमीटर का लगभग फासला है लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक, और 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं इमरान खान साहब। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? आपको लगता है अब ये धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया? पहले गाली गलौज थे, वो कहने लगे कि बहुत बड़े फ्रॉडस्टर हैं जो अभी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने न्याजी साहब के बारे में बोला और एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की बेटी बोली ये तो चोर है, और वो प्रूव हो चुका है। और फिर जो घड़ी चोर और तमाम तरह बहुत तरह की चीज़ें कही। और फिर जो न्याजी साहब हैं उन्होंने कहा कि ये जो बदमाश अपने आप को शरीफ कहता है ये तो इम्पोर्टेड है। तो ये सिविल डायलॉग तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब तो गाली गलौच आ गया, उसके बाद धमकियों पे आ गए। सर, डर इस बात का है कि अगर गृह युद्ध शुरू हो जाए, मारामारी शुरू हो जाए, फौज को स्टेप इन करना पड़े, जो कि अनथिंकेबल नहीं है। क्योंकि अगर एक ही वाक्य में आप फिर मेरे पाकिस्तानी दोस्तों से माफ़ी मांगते हुए, मैं कश्मीर का नाम नहीं लूंगा, माफ़ी मांगते हुए कि पाकिस्तान का इतिहास एक सेंटेंस में यह है, जैक बूट जो मिलिट्री वाले पहनते हैं वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, और सैटिन स्लीपर्स जो वहां के बड़े बड़े अमीर लीडर्स पहनते हैं वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। मिलिट्री रूल अगेन। आई होप ये नहीं होता, आई होप मैं गलत हूं, लेकिन सारे आसार ये नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान, जैसे अमेरिकन कहते हैं, सर माफ करिएगा, सर क्षमा करिए, इट्स एन अमेरिकन एक्सप्रेशन, पाकिस्तान इज अप शिट क्रीक विदाउट अ पैडल। वो दलदल में फंसा हुआ है, नाव में बैठा और चप्पू नहीं है। दैट इज व्हाट वी आर सीइंग टुडे सर। आरजू, जो कंसर्न है वो यही है कि 380 किलोमीटर का फासला जो मैं दीपक वोरा साहब से कह रहा था, तो ये क्या मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि अगर हम इमरान खान साहब को सुने, उन्होंने तो कहा कि जीना यहां मरना यहां, मैं भगौड़ा नहीं हूं, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं नवाज शरीफ की तरह नहीं हूं कि लंदन जाऊं और वहां जाकर मैं कोसूं वहां की फौज को। तो इस तरह की बातें वो करें, क्या मुमकिन हो पाएगा कि वो पहुंच पाएंगे इस्लामाबाद तक? मेरे ख्याल है इस्लामाबाद वो पहुंच पाएंगे, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि जहां के लिए उन्हें परमिशन दी गई है कि जहां पर उनके जो लोग उनके साथ आ रहे हैं वो जिस ग्राउंड में जा सकते हैं, जिस जगह बैठ सकते हैं जाके प्रोटेस्ट के लिए, वो वहीं जाएंगे। वो डी चौक पर आने की या पार्लियामेंट के सामने आने की कोशिश नहीं करेंगे, ये उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को जो है उनकी रिस्पेक्ट करेगी और उनको आने दिया जाएगा, और जहां की उन्हें परमिशन मिली है वो वहीं तक पहुंचेंगे, और जो भी उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना है वो रिकॉर्ड करवा के चले जाएंगे। क्योंकि जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है DGISPR और DGISI की, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप ही शांत हो गई, अपने आप ही उस गुब्बारे में से, जैसे कहते हैं, हवा निकल गई है। तो लग यही रहा है कि अब बहुत ज़्यादा क्लैश हमें देखने को नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं जाके ये बात जो है ये डायलॉग पर आके और कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाएंगे ये। अब्दुल समद साहब, क्या आपको लगता है जो बात इमरान खान कह रहे थे कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि साफ और शिफाफ इलेक्शन हो पाकिस्तान में, बस यही मेरा एक चाहत है और मैं यही चाहता हूं? देखिए, जो इमरान खान चाह रहे हैं और अगर पब्लिक उनके साथ निकल आई है तो इसका मतलब ये कि पब्लिक चाह रही है कि इलेक्शंस हों। तो आप इमरान खान की जो ख्वाहिश है उसको एक पब्लिक की ख्वाहिश और पब्लिक की ख्वाहिश की रिस्पेक्ट करते हुए अर्ली इलेक्शंस कॉल कर दें। हमने पास्ट में ये देखा है कि नवाज शरीफ ने एक लॉन्ग मार्च निकाला था चीफ जस्टिस के रिस्टोरेशन के लिए, वो गुजरांवाला पहुंचते ही उसके ऑब्जेक्टिव जो थे वो अचीव हो गए थे। तो अब जो 380 किलोमीटर का फासला आप बता रहे हैं, हो सकता है कि वो अभी आधा सफर ही गुजरा और अर्ली इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस हो जाएं, तो रेड जोन में या उसको वायलेंस की तरफ तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा ये ख्याल है, और मैं ये जिस तरीके से पब्लिक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, मेरा तो ख्याल है कि लाहौर में जब ये मौजूद होंगे और अभी लाहौर से बाहर नहीं निकले होंगे, तो अंदर ही अंदर फैसले जो है वो हो चुके होंगे, और जो इमरान खान की डिजाइड या जो तरीके इंसाफ हम जो चाह रहे हैं इस वक्त, वो मकासद जो है वो हमें पहले ही हम अचीव कर लेंगे।
हामिद खान साहब, ये जो भीड़ है लोगों की, जो इतना बड़ा आवाम सड़कों पर दिखता है इमरान खान साहब के साथ नजर आ रही है, तो हमने जब इमरान खान की सरकार थी और ऑपोजिशन था, मरियम नवाज हो, बिलावल भुट्टो हो, उनकी रैलियों में भी हमने इस तरह की भीड़ देखी। देखिए पंकज, इस भीड़ में और उस भीड़ में फर्क है। जब भीड़ एक नैरेटिव के साथ होती है और जब पब्लिक एक मोटिव की तरफ होती है, एक मकसद होता है, तो उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि देखें, एक मैं आपको छोटी सी रिसर्च आपसे शेयर करूं कि हर बीते दिन के साथ, हर गुजरते दिन के साथ रोजाना 18,000 एडल्ट्स जो हैं वो वोट देने की पे आ रहे हैं। ठीक है जी। अब अगर आप तो गौर से देखें तो ये इसमें से 90% वो हैं जो इमरान खान के बयानिए के साथ हैं। इसका मकसद ये हुआ कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी का जो वाहिद सोल्यूशन है वो जल्द अज जल्द इलेक्शन है। और इलेक्शन का मतलब ये होगा कि पब्लिक गवर्नमेंट बाय द पब्लिक, और इसका फायदा खुद फौज को भी होगा, तमाम इदारों को होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को होगा, पाकिस्तान के उन सब दोस्तों को होगा जिनको ने पाकिस्तान में जमहूरियत या पाकिस्तान की मजबूती के साथ है। आखिरी बात मैं बता दूं, कल मॉस्को के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने जो खिताब किया, जिसका अभी आप चर्चा भी कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि ये बड़ा खुला सच है कि अमेरिका जिस मुल्क में भी उसकी ताकत को चैलेंज किया जाता है, वहां के हुक्मरानों को हटाना उसका वतीरा और उसकी रूटीन है। देखें, ये वो बात है जो अब एवरीबडी नोज। तो अगर इमरान खान का ये बयानिया समझने की कोशिश करें तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल। और अगर ये हो जाता है तो मैं इसीलिए मैं पॉजिटिव क्यों। ठीक, दीपक वोरा साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं जो बात हामिद खान साहब कह रहे हैं। अभी तक हमने देखा पाकिस्तान का कोई भी सरकार पूरा टेन्योर नहीं कर पाई, और अब यहां पर भी लग रहा है कि वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। और इमरान खान कहते हैं कि चीन और अमेरिका की तरफ नहीं देखना है, आवाम को सब कुछ तय करना है। क्या ये पॉसिबल है पाकिस्तान में? अभी तक का जो इतिहास है पाकिस्तान का जन्म हुआ था 75 साल पहले, अभी तक तो ये हमें संभव नहीं लगता। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जो हमारी बेटी आरजू काज़मी कह रही हैं, शी इज़ स्पॉट ऑन। और बाकी ये जो है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इंशाअल्लाह ये करेंगे वो करेंगे, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। आपके पाकिस्तान में आप देख रहे हैं किस तरह से बाढ़ आई हुई है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा। सब ये सो कॉल्ड शॉर्ट मार्च या मिडिल मार्च या लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। असली जो इस समय खतरा है उसकी कोई बात नहीं। इकोनॉमी इज टैंकिंग, लोगों के पास पैसा नहीं है, दुकानों में चीजें नहीं है, दवाइयां नहीं है, और आपके पॉलिटिशियंस के पास आइडियाज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर एक और चीज आ गई, नॉट सोने पे सुहागा, उसका जो उल्टा होता है वो बताइएगा। वो कोई ऐसी चीज आ गई है और आपको उसके साथ भी निपटना पड़ेगा। ऑनेस्टली सर, आई फील सॉरी फॉर पाकिस्तान। जो बात अब्दुल समद कह रहे हैं आरजू, और जो हामिद खान साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए और उन्हें उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा। आपको लगता है क्या कुछ अच्छा होगा? मुझे तो ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि अगर इलेक्शंस होते भी हैं और उसके बाद अगर जो पार्टी भी हार जाएगी, चाहे वो इमरान खान की हो या किसी की, वो यही कहेंगे कि जी इसमें धांधली हुई है और इसमें जो है वो आर्मी को इन्वॉल्व बताएंगे, एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट बताएंगे। और होती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बिल्कुल। तो इसलिए इलेक्शन अगर हो भी गया और अगर एस्टेब्लिशमेंट ने सोच लिया है कि इमरान खान ने नहीं आना, तो इलेक्शन के बाद भी नहीं आ पाएंगे। उसके बाद क्या वो उस रिजल्ट को मानेंगे? वो उस रिजल्ट को फिर नहीं मानेंगे, फिर वही तमाशा चलेगा। तो यहाँ पर इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, पैसा जाया करना होता है। ये लोग एक बार अनाउंस कर दिया करें कि जी आज से ये प्राइम मिनिस्टर है, इनको बिठा लो, ताकि आवाम का पैसा बचे, उस पैसे को किसी और जगह लगा दें, क्योंकि आना तो उसी ने है जिसको ये लोग लाएंगे। वरना आप खुद बताइए कि पॉलिटिकल विंग अनाउंस की है DGISP और DGISI ने, क्या मतलब है इसका? पॉलिटिकल विंग एक आर्मी क्यों बना रही है अंदर, और किस लिए बना रही है? एक तरफ कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत से, दूसरी तरफ पॉलिटिकल विंग भी बन रही है। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शंस होंगे और उसके बाद अवाम के वोट से ही कोई सिलेक्ट होकर आएगा, कम से कम मुझे ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल। और अब्दुल समद साहब, जो बात आरजू कह रही है, देखिए हमें उससे इत्तेफाक करना पड़ता है, क्योंकि हमने पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स हम देखते हैं, आवाम बेहद परेशान है। बाढ़ किस तरह से उस संकट बाढ़ का आया था पाकिस्तान जैसे मुल्क पर, और किस तरह की हालत हुई थी पाकिस्तान की, उसको देखकर लगता है। उन्होंने बड़ा अच्छा बात की, उन्होंने कहा कि वो खुद तय कर लें कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। बहुत सारा पैसा जाया होने से बचता है ऐसे में, जो कि आवाम के लिए काम आता है।
मैं रिस्पॉन्ड करता चलूँ। पहले तो आईएसआई की बात की, पॉलिटिकल विंग, आईएसआई का जो पॉलिटिकल विंग था वो जुल्फकार अली भुट्टो ने डेवलप किया था। उससे पहले आईएसआई में कोई पॉलिटिकल विंग एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये भी एक क्रेडिट जो है वो एक पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर को जाता है, डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर को, जिसने आईएसआई को पॉलिटिसाइज किया। सेकेंडली, जब आप बिल्कुल इस तरह से कह देते हैं कि इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं है, तो 1988 में फिर बेनज़ीर को भी ये मशवरा देना चाहिए था कि आप वापस ना आए और इलेक्शन ना करें, क्योंकि तमाम तरह उस वक्त बिल्कुल बात इसी तरीके से थी कि एस्टैब्लिशमेंट बेनज़ीर को नहीं लाना चाहती थी, लेकिन बेनज़ीर अवामी वोट से इक़्तिदार में आई। तो ये डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस होता है उसकी मेचोरिटी के ऊपर तो बात आ जाती है। अभी आप कहते हैं कि जी धांधली की बात, अभी जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, ये इसमें गवर्नमेंट जो है वो है वो पीएमएलएन या पीडीएम हारी है, और उन्होंने धांधली का इल्जाम नहीं लगाया, कोई भी रिगिंग का इल्जाम नहीं लगाया। अभी प्राइम जो इमरान खान साहब हैं वो 6 सीट्स जीते हैं, किसी भी ओपोनेंट ने मां सिवाय एक के, यानी कि फैसलाबाद में पीएमएलएन ने एडमिट किया कि जी हमने शिकस्त खाई। तो ये एक अच्छी बात है जो मैं ये कह रहा हूँ कि और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आपने बिलावल भुट्टो और मरियम की बात की कि उनके साथ लोग थे। देखिए, अगर उनके साथ लोग होते तो ये सूरत हाल ना होती कि इमरान खान के साथ जो है वो इलेक्शन भी स्वीप कर रहा होता और लॉन्ग मार्च में भी, और अनप्रेसिडेंट वे है। इतनी पॉपुलैरिटी पहली बार पाकिस्तान में, ये अनप्रेसिडेंट है कि किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ इतनी तादाद में लोग खड़े हो गए हैं, जो कि एक डेमोक्रेटिक, एक हम तो ट्रांजिशन फेज में है। हामिद खान साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आरजू जो बात कह रही थी? पंकज, मैं ये कहूंगा कि शायद आरजू थोड़ा सा, अब मैं कहूंगा कि गलत कैलकुलेट कर रही हैं। चीजें अब बदल गई हैं। हम अगर इसी परसेप्शन में बैठे रहेंगे कि जी आर्मी ने ही बिठाना है और आर्मी का ही सब कुछ चलेगा, अब ऐसा नहीं रहा। ये बिल्कुल अब तो समझ सही कह रहे हैं। जरा सा पॉइंट नोट करें कि ये जो पिछले 3 माह में जिस तरह बाई इलेक्शन हुए हैं, जिस तरह इमरान खान को पॉलिटिकल स्ट्रगल से रोकने की कोशिश की गई, बहुत सारे और चीजें हुई, जर्नलिस्टों को रोका गया, बहुत सारे वाकयात हुए, उसके बावजूद पब्लिक मोमेंटम थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पब्लिक मोमेंटम जब हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि नाउ दे हैव टू अंडरस्टैंड, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, दीपक वोरा साहब कुछ आपको जवाब देना चाहते हैं। दीपक वोरा साहब वो ये कह रहे हैं कि अब पब्लिक सेंटिमेंट बदला है, पब्लिक बदली है, आवाम बदली है, और अब वो चेंज के लिए बदली है। आपको लगता है वो मुमकिन है? 170 साल पहले फ्रांस के लेखक जॉन बैप्टिस्ट अल्फोंस कार ने कहा था, प्लूस अशोंज प्लूस लमेम, जितना बदलता है उतना वही रहता है। ये हकीकत है आज की पाकिस्तान में। नहीं तो सच क्या है वो? आपको लगता है कि कुछ वाकई सूरत हाल बदलेगा? क्योंकि भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री की तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनकी सियासत गैर जिम्मेदार नहीं है, यानी हिंदुस्तान की जो सियासत है वो गैर जिम्मेदार नहीं है। भारत की तारीफ कर रहे हैं इमरान खान। और इसी व्यक्ति ने भारत के प्रधानमंत्री को एडोल्फ हिटलर से कंपेयर किया था। सर, कुछ नहीं बदला है, नीति भले ही थोड़ी बहुत बदल जाए, नीयत नहीं बदल रही है। अब्दुल समद साहब, मैं हामिद साहब से पहले ले लें कमेंट। जी हामिद साहब, ये जो असल में ना जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, इसको पाकिस्तान इंडिया रिलेशन की तो ये बदकिस्मती है। इसको तो किसी एक ये टाइम आ गया ना जो पाकिस्तान का नेशनल नैरेटिव मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। आप देखिएगा, नहीं आरजू तो वहीं बैठी है ना, आपके पास ही, आपके साथ ही बैठी है। ये दीपक वोरा साहब क्या बात कह रहे हैं वो अलग बात है, आरजू तो वहीं है। हाँ, आई एग्री। मैं आरजू के इख्तिलाफ राय के हक की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेजॉरिटी अब इस तरफ देख रही है, हम तीनों में से, कि बेहतरी की तरफ जा रहा है। दूसरी बात यह है कि मैंने आज आरटी पे था तो मैंने उनको कहा कि इवेंचुअली साउथ एशिया में भी प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो डायलॉग से ही आएगा। अगर पुतिन कह रहा है कि यूक्रेन और ताइवान के सलूशन डायलॉग से हल करो, तो कश्मीर का मसला भी डायलॉग से हल करो। ये वो बात, आपको कश्मीर के साथ ऑब्सेशन है, वो हमें आपकी हर डिस्कशन में आपके साथ पता चलता है। अब्दुल समद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब्दुल समद साहब, देखें कुछ पॉजिटिव आउटकम इसका जो हुआ है, इस वक्त जो भी हालात इस वक्त चल रहे हैं, वो तो एक बात होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है या इख्तिलाफ राय की रिस्पेक्ट क्या होती है। इससे पहले ये जर्नलिस्ट जैसे अरशद शरीफ का अभी वाकया हुआ, इससे कि भाई असैसिनेट हो गया, तो या इससे पहले अगर किसी को थ्रेट होता था, वो सतूर हो, वो आरजू काज़मी हो या वो हो, तो इनको कह दिया जाता था कि ये लेफ्टिस्ट हैं, और ये लेफ्टिस्ट हैं तो ये एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या इनको कोई सीरियस थ्रेट नहीं है। लेकिन जो उस थ्रेट को क्रेडिबल नहीं कहते थे, आज ये कि वो लोग जब खुद विक्टिम बने हैं, तो कम से कम ये एक लाइन में आके खड़े हो गए हैं कि जी आज इख्तलाफ अपनी जगह के ऊपर, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की रिस्पेक्ट जो है या उसकी उसको ख्याल रखना, उसकी सेंसिटिविटी का,
तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें जब इस तरह के क्राइसिस होते हैं तो कुछ पॉजिटिव आउटकम भी उसमें जी। आरजू देखिए, जिससे हमने चर्चा की शुरुआत की थी, इमरान खान को अभी हमने शुरुआत में उन्हीं को सुनाया। उन्होंने रैली में जब अपनी तकरीर की, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे कोसा, उन्होंने फौज को कहा कि ताकतवर फौज चाहिए, यानी सीधे सीधे फौज को भी कटघरे में उन्होंने खड़ा किया। फिर चीन और अमेरिका पे हमें निर्भर नहीं रहना, आवाम तय करेगी सब कुछ। और यानी और शी जिनपिंग के एक वक्त में वो तारीफ किया करते थे, वो कहते थे कि हमारा सच्चा दोस्त वो है, और आज सीधे सीधे ललकार रहे हैं। किस तरह से देखें इसको? देखें, पाकिस्तान में जो भी पावर में आता है वो फौरन ही सबसे पहले तो भारत को बुरा भला कहना शुरू कर देता है, और पावर से जाते ही तारीफ शुरू कर देता है। ये एक आम सी बात है, हमें आदत हो गई, आप लोगों को भी हो जानी चाहिए। जहां तक मैच्योरिटी की बात हो रही है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस या एस्टैब्लिशमेंट या सब लोग मैच्योर हो गए, तो मैच्योरिटी तो तब हमें दिखाई देती है अगर ये सब लोग मिलजुल के काम करते। जो गवर्नमेंट चल रही है उसका टाइम पूरा होने देते, अपोजिशन भी उनके साथ मिलती, और जो फ्लड विक्टिम्स हमारे यहाँ परेशान हाल बैठे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जो बुरे हाल में, उनके लिए काम करते, बजाय इसके कि ये कोई अपनी पॉलिटिकल रैली निकाल रहा है, कोई लॉन्ग मार्च कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कोई भी पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग परेशान है उनकी तरफ नहीं देख रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैच्योर हुए हैं ये लोग। दीपक वोरा साहब, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। इतनी सारी समस्या है, उनके बारे में बात करो। आप तो कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम अल्लाह के अलावा और किसी के सामने नहीं झुकेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सर, रोटी कपड़ा मकान का बेसिक समस्या है आपके सामने, उसके बारे में बात करो। एंड ऑनेस्टली, क्वाइट ऑनेस्टली, मैं ये जो न्याजी साहब है उनके लिए मेरी इज्जत बढ़ती है अगर वो कहते इस समय देश के सामने फ्लड्स हैं, ये इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी खराब है, मैं अपनी एजिटेशन सस्पेंड कर रहा हूं। ठीक। अब्दुल समद साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना मैं चाहूंगा। आप ये बताइए कि जैसा आरजू ने बोला, दीपक साहब ने बोला, ये आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं कि कुछ बदलने वाला नहीं है। हम आपसे दोबारा बात करेंगे। पहली बात तो ये कि ये जो मार्च है ये क्या पूरा हो पाएगा, इस्लामाबाद तक पहुंच पाएंगे इमरान खान, और क्या आपको वाकई लगता है कि बदलाव के लिए तैयार है वहां की आवाम भी, और बदलाव होगा पाकिस्तान में? अच्छा, पहली बात ये कि जो आप खदशात के इज़हार करेंगे, मार्च पहुंच नहीं पाएगा। देखें, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट करती है 28 किलोमीटर के ऊपर। मतलब मैं इस वक्त रेड जोन के अंदर हूं और मैं यहाँ पे पार्लियामेंट के साथ बैठा हूँ। यहाँ से जो टोल प्लाजा वाटरवे जो पंजाब की हद शुरू होती है, हमारी गवर्नमेंट 28 किलोमीटर बाद शुरू हो जाती है जी। तो ये तो एक 28 किलोमीटर की टेरिटरी है, तो 28 किलोमीटर की टेरिटरी तक तो इसके सराउंडिंग में सारी पीटीआई। सर, जरा 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, आपको लगता है वाकई बदलाव होगा? नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समद साहब चर्चा में जुड़ने के लिए। आरजू काज़मी, हामिद खान साहब और दीपक वोरा साहब आप स्टूडियो में आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।